तो हम क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें दिया है कि फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P230 एंड Q -1 -2 4 डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है? एक वेक्टर फाइंड करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली वेक्टर, ठीक है ना। डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q मतलब अगर P पॉइंट इधर है ना 230 मान लो, और अगर Q पॉइंट इधर है तो ये है -1 -2 एंड -4। तो इस जॉइनिंग, ये जो लाइन हम जॉइन करेंगे ना, इसको हमें फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर। तो हमने क्या सीखा था? फ्रॉम P to Q मतलब डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, P से Q तक है, डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। हमने जब पोजीशन वेक्टर के बारे में बात की थी ना, तब मैंने एक बात कही थी कि अगर ए बी कुछ वेक्टर है, ए का कोऑर्डिनेट अगर ऐसा है x1 y1 z1, एंड अगर b का कोऑर्डिनेट ऐसा है x2 y2 z2, तभी हमने क्या किया था, अगर हमें ए बी निकालना है तो b में से इसको माइनस करना है, मतलब x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, ठीक है ना, ये दो है, y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है ना। एंड लास्ट में क्या लिखा था? z2 माइनस z1 k कैप। तो देखो ए बी का मतलब था बी में से ए को घटाकर आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, ठीक है ना। और इस वाले में इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, मतलब पी से क्यू तक जाना है तो क्यू में से इसको घटाना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर कैसा होगा? तो हम इधर ही लिख देते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से हम बनाएंगे ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ये लिखा था पहले भी मैंने, ये रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या होगा क्यू, क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट से इसको एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, -1 -2 आई कैप, ठीक है ना, प्लस y2 -y1 मतलब y2 -y1 -2 -3 j कैप, प्लस z2 z1 मतलब -4 z1, तो ये हो गया k कैप, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो ये आ गया -3 आई कैप, ये हो जाएगा -5 j कैप, और ये हो जाएगा -4 k कैप, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वेक्टर जो हमें P से Q तक निकालना था, ठीक है ना। अगर हमें ऐसा देता कि फ्रॉम Q to P, अगर Q में से P तक देता ना, तो हम क्या करते? P में से Q को घटाते। तो इंटरेस्टिंगली तुम लोगों को क्या मिलने वाला है, अगर हम Q P फाइंड करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? P में से Q को घटाना है तो 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 आई क्या हो जाएगा ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, 3 माइनस -2, 3 माइनस -2 ये हो गया z कैप, प्लस z2 माइनस z1 तो 0 माइनस -4 ये हो जाएगा k कैप, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया 3 आई कैप, ये आ गया प्लस 5 j कैप, और ये आ गया प्लस 4 k कैप। तो दिख रहे हो ना, ये आ गया हमारा QP वेक्टर, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों सेम ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन निकालूंगा ना, तो हमें QP मिलेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज होने पर एक नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है ना। ओके, अब हम जाएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे अभी हम। तो उसको करने से पहले और एक क्वेश्चन है हमारा जो हमको करना है, ठीक है ना। वो कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 7 है शायद, वहाँ पर क्या दिया गया देखना। एग्जाम्पल 7 जो है ना, वहाँ पर दिया गया फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर in the direction of, find a vector in the direction of, vector in the direction of vector a equal to, कितना दिया गया? a वेक्टर दिया गया हमारे पास i कैप माइनस ट्वाइस j कैप, ठीक है ना। i कैप माइनस ट्वाइस j कैप हमारे पास वेक्टर है, that has magnitude 7 यूनिट, that has magnitude 7 यूनिट्स। तो देखो हमको बोला गया कि तुम एक वेक्टर फाइंड करो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको एक अनदर वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7 यूनिट्स है, ठीक है ना। तो इसके डायरेक्शन में रहने वाला वेक्टर कौन सा होगा? इसके डायरेक्शन में रहने वाला वेक्टर कौन रहता है? यूनिट वेक्टर रहता है,
मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में रहने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है, हमें तो मालूम है ना, ए कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए कैप वेक्टर आ जाएगा। और ये कैसा है, ये यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन में, जैसे हमने बताया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जैसे आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर रहता है ना, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में भी ए कैप वेक्टर रहेगा ना, यूनिट वेक्टर रहेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 7 यूनिट्स मैग्नीट्यूड आना चाहिए, ठीक है ना। तो वी नो दैट ए कैप इक्वल टू आ जाएगा, मतलब कितना, ए कैप ए वेक्टर देखो आई कैप माइनस 2i जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट देखो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गई ना, तो ये आ जाएगा ऊपर में आई कैप माइनस 2i जे कैप और डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ए कैप, ठीक है। ये कैसा वेक्टर है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में रहने वाला एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना, लेकिन हमको बोला गया है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। तो अगर हम इस वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ऐसा एक वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो एक वेक्टर ही रहता है, ठीक है ना बात। तो देयरफॉर द वेक्टर in the direction of a vector, मतलब a वेक्टर के डायरेक्शन में रहने वाले द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a which has magnitude 7 units इक्वल टू 7 से a कैप को मल्टीप्लाई कर दो, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देने से हमको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक कैप की वैल्यू तो ये आ गई थी ना हमारे पास, तो रख दो आई कैप माइनस 2i जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5, तो ये आ जाएगा हमारा 7/5 आई कैप माइनस ये हो जाएगा 14/5 जे कैप। तो ये जो वेक्टर आ गया ना हमारा, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में रहने वाला एक वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है, ठीक है ना। तो 7 यूनिट कैसे आएगा, देखो इसको तुम मान लो किसी वेक्टर मान लो, इसको b मान लो, अगर इसको b मान लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, हमारे पास 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो रूट ओवर 7/√5 होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस 14/√5 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमको मालूम है कि ये आ जाएगा 49 प्लस 14 जा 14 जा कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56 का 6 5, तो ये हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 5, या अभी 5 रहेगा, ठीक है ना। तो मैं इधर कर देता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट ओवर ये हो जाएगा नीचे 5, ओके, और उसके बाद रहेगा ऊपर 245, ठीक है ना। तो इससे तो इसको कट जाता है, ठीक है ना, 4 जा 20 4 5 4 रूट ओवर 49 आ गया, तो रूट ओवर 49 का वैल्यू कितना है, 7 है ना, तो इस फैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 7 आ गया, तो वेरीफाई हो गई हमारे पास, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं, और तो हम देखते हैं अब डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारा 3D में भी है और मैं वेक्टर के साथ इसको कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस जानने के लिए पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगी, पोजीशन वेक्टर की, ठीक है ना। मान लो स्पेस में कोई कहीं पर एक पॉइंट है x, y, z, ठीक है ना, और ये जो OP है ये इसका पोजीशन वेक्टर है ना, ये जो OP लाइन है ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं हमें, मतलब कि ये जो OP वेक्टर आ रहा है ना, ये कौन सा है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है ना। अब देखो ये जो OP लाइन है, ऐसा मान लो, हाँ एक सेकेंड, ओके, ये जो हमारा एक्सिस है ऐसे मान लो, ये जो z एक्सिस है ऊपर वाला है, ये जो x एक्सिस है ये इधर है, और ये जो y एक्सिस है ये इधर है, ठीक है ना। अब देखो ये ओरिजिन से मैंने ये वेक्टर ले लिया ऐसे, ये OP वेक्टर इसको मान लो ओरिजिन से, ये ओरिजिन मान लो इधर,
ठीक है ना, ये ओरिजिन से एक वेक्टर है। तो ये लाइन जो आएगा, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ऐसे एक लाइन होगा ना, मैंने ऐसे दिखा दिया फिगर को, ठीक है ना, ऐसा होगा ना। अब देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा होगा, एक वाई एक्सिस के साथ बना रहा होगा और एक जेड एक्सिस के साथ बना रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे अगर मानोगे तो तुम लोगों को एक एंगल दिखेगा, ये एंगल, ठीक है ना, ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस के साथ और एक जेड एक्सिस के साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे अल्फा, ठीक है ना। ऐसे ही नाम देने के लिए बोल दिया मैंने। ये जो वाई एक्सिस के साथ बन रहे हैं ना ये एंगल, सॉरी ये एंगल होगा, ठीक है ना, ये हो गया बीटा। और ये जो जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा ना इसको हम बोलेंगे गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। ये जो अल्फा है ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहे, ये जो बीटा बीटा है ना ये वाई एक्सिस के साथ बना रहे, और ये जो गामा है ना ये जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये जो एंगल है इसका अगर हम कोसाइन रेशियो लेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, देखो अगर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है मान लो ऐसे, बीटा का वैल्यू 45 है, मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा, ठीक है ना। गामा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री। अब देखो हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मतलब क्या, अल्फा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, रख दो 30 डिग्री। कॉस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, रख दो 45 डिग्री। और ये जो गामा है, गामा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है ना, तो रख दो 60 डिग्री। तो ये जो cos 30 का वैल्यू आएगा कितना आएगा, ये आएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2 एंड ये आ जाएगा cos 60 मतलब हाफ, ठीक है ना। ये जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा आ गए ना हमारे पास, ये √3/2 1/√2 1/2, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कोसाइंस रेशियो, ये एंगल्स का क्या है कोसाइंस रेशियो है, ठीक है ना। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा को हम L से डिनोट करेंगे, cos बीटा को हम M से डिनोट करेंगे और cos गामा को हम N से डिनोट करेंगे। मतलब L, M, N आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। ओके ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। तो LMN को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे, ठीक है ना। ओके अब बात आती है डायरेक्शन रेशियो की। ये भैया ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। ये तो पता हो गया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है कि एक वेक्टर अगर हम ओरिजिन से माप कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना उसका अगर हम कोसाइन रेशियो लेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा ना, जो हमें वैल्यू आएगा ना, उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। और जो ये कंपोनेंट रहेगा ना एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड आर कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको एक्स वाई जेड को हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो। और इसको और एक अनदर नाम है इसका, और डायरेक्शन नंबर, ठीक है ना। बस डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन नंबर, ठीक है। ओके ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ना हमारा, ये बहुत खास तरह की बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो LMN है ना ये पूरा एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये जो x, y, z है ना, मतलब ये तीनों नंबर इसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, मतलब L प्रोपोर्शनल x होता है, M प्रोपोर्शनल y होता है एंड N प्रोपोर्शनल क्या होता है z होता है। मतलब any three number which are proportional to the direction cosines are called direction ratio, या फिर हम बोलेंगे डायरेक्शन नंबर। क्लियर हो गई बात। ओके तो हम एक एग्जांपल लेकर ना इसके बारे में थोड़ा गहरे मतलब थोड़ी डीपली समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेंगे और वहां पर हम क्या निकालेंगे LMN, मतलब कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालेंगे और ABC और फिर XYZ ये निकालेंगे। और डायरेक्शन रेशियो को हम ऐसे भी लिखते हैं A, B और C, डायरेक्शन रेशियो ABC से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ठीक है ना। ओके ये जो क्वेश्चन है ना ये मैं एग्जांपल 9 ले रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर सिर्फ हम डायरेक्शन रेशियोस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस अभी नहीं फाइंड करेंगे,
एक रिलेशन बताऊंगा मैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर, उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोला गया इस वेक्टर का, ठीक है ना। तो मैंने लिख लिया वेक्टर ये है गिवन वेक्टर, और जो डायरेक्शन रेशियोस था ना वो क्या था, कंपोनेंट था, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। ये जो आई कैप है इसके साथ कौन है, 1 है ना, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब डायरेक्शन रेशियो को हम a, b, c से डिनोट करते हैं। तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू तो 1 ही है ना यहाँ पर, c का वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है ना, ये -2 लिख दिया मैंने। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया 1 1 -2, हो गई ना बात। तो ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में। और एक रिलेशन बताऊंगा मैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर, उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर तो एंगल नहीं दिया गया हमें, अगर एंगल दिया होता तो हम फाइंड कर लेते इसी तरह से, इसलिए मैंने डायरेक्शन कोसाइंस नहीं निकाला अभी। तो एंगल अगर दिया भी ना हो ना, अगर हमें गिवन नहीं भी होता कि एंगल अगर नहीं दिया होता, मतलब ये जो अल्फा बीटा गामा जो होता है ना, अल्फा बीटा गामा मैंने जो बोला अभी अभी, अगर ये हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम कैसे डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करेंगे, वो टेक्निक हम सीखेंगे आगे वाले टॉपिक में, ठीक है ना।